Hi everyone, my name is Uma Dhupar and I am a qualified chartered accountant. So, welcome you all in auditing with CA Uma Dhupar. So, आज हम करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ CA इंटरमीडिएट कोर्स. सो नाम है इस चैप्टर का नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक छोटे से वर्ड का मतलब समझेंगे जिसके ऊपर भाई ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया गया. तो वो वर्ड है हमारा ऑडिटिंग. भाई ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, नेचर, स्कोप ऑफ ऑडिट. भाई ऑडिटिंग हो रहा है तो आखिर इस ऑडिटिंग का मतलब क्या है. चलिए पहले हम इस ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से. देखिए भाई ये है हमारा एक इन्वेस्टर. इसका ये कौन है? इन्वेस्टर, जिसका नाम है मिस्टर लूडो. ओके, मिस्टर लूडो के पास भाई बहुत सारा क्या आ गया? बहुत सारा पैसा आ गया है. तो मिस्टर लूडो जो कि इस टाइम पे टेढ़े खड़े हैं वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें. तो मिस्टर लूडो को किसी ने कहा कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड कंपनी. भैया अपना सारा जो पैसा है ना वो ना आप ना यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो. अपना सारा पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो. मिस्टर लूडो थोड़े से समझदार थे. उन्होंने कहा भाई इन्वेस्ट तो हम पैसा कर देंगे, पर भाई मिस्टर XYZ कंपनी, मिस्टर जो XYZ कंपनी है, पहले ये तो बताओ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो उन्होंने सोचा कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन तो हम पूछ के ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो XYZ कंपनी भागी भागी आई, कहती भाई ये देख लो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हमारा प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, रेवेन्यू भी है. ये लो जी हमारी बैलेंस शीट में आप एसेट्स देख लो, लाइबिलिटीज़ देख लो कितनी है. आप हमारे नोट्स टू अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, साथ में हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो. भाई इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो मिस्टर लूडो खुश तो बड़े हो गए, पर उन्होंने सोचा कि क्या मुझे इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इनकी इस फाइनेंशियल पोजीशन पर ट्रस्ट करना चाहिए. तो XYZ ने बोला भाई ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे. वो तो मिस्टर लूडो ने कहा हो सकता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाया हो, उतना आपका रेवेन्यू हुआ ही ना हो, या एक्सपेंसेस को कम दिखाया हो, या लाइबिलिटीज़ को आपने सही से वैल्यू नहीं किया, एसेट्स को आपने सही से वैल्यू नहीं किया. तो हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें ओवर प्राइज्ड हों, कुछ चीज़ें अंडर प्राइज्ड हों, इसलिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है. तो XYZ कंपनी ने कहा भाई बताओ अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर मोनोपोली की. मिस्टर मोनोपोली ने कहा भाई एक बात बताओ, भाई मैं अगर इस फाइनेंशियल पोजीशन को, इसको मतलब P&L को, बैलेंस शीट को, NTA को, CFS को अगर एग्जामिन कर दूं, चेक कर दूं और आपको ये कहूँ कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल सही है, सही मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं पूरी XYZ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, तो क्या मिस्टर लूडो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे. मिस्टर लूडो ने कहा भाई ठीक है. तो मिस्टर मोनोपोली यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर दिया. पर एक बात बताओ, मिस्टर लूडो ने पूछा मिस्टर मोनोपोली से भाई चेक तो करने जा रहे हो, पहले रुको एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इस कंपनी से कोई रिलेशन तो नहीं है. तो मिस्टर मोनोपोली ने पूछा भाई रिलेशन की बात कहाँ से आ गई, तुम चेक कराने आओ, चेक कराओ और जाओ. तो मिस्टर लूडो तो पहले से ही बहुत समझदार थे. उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हारा XYZ कंपनी से कोई भी रिलेशन हुआ, अगर तुम कंपनी में किसी के भी भाई निकले या फिर कोई भी और रिलेशन चाचा मामा निकले, तो एक बात बताओ, तुम तो इस कंपनी के बारे में कुछ भी गलत चीज़ लिखोगे ही नहीं. तो ऑब्वियसली भाई रिलेशन होगा तो बायर्स व्यू देगा, किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गलत देगा. तो बताओ भाई तुम्हारा किसी कोई भी तरीके का इंटरेस्ट तो नहीं है कंपनी में. तो मिस्टर मोनोपोली ने कहा नहीं भाई मेरा नो रिलेशन विद कंपनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर मोनोपोली है वो क्या है, एक
इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका XYZ से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर लूडो ने कहा भाई अब ठीक है, अब तुम्हारा एक अनबायस्ड व्यू होगा, मतलब नो बायस्ड व्यू, अनबायस्ड व्यू होगा, और तुम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन नहीं दोगे। डिसीजन मतलब कि क्या भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। तो मिस्टर मोनोपोली ने कहा ठीक है। तो अब जो मिस्टर मोनोपोली एग्जामिनेशन करेंगे हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हम उसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मिस्टर मोनोपोली हैं उनको हम कह सकते हैं दैट ही इज़ द ऑडिटर ऑफ कंपनी। तो ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर इज़ अ पर्सन जो एक कंपनी का ऑडिट करता है। ऑडिट में क्या करते हैं? ऑडिट के अंदर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका ट्रू एंड फेयर व्यू, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं नहीं बनाए गए, तो ऑडिटर्स वो सब चेक करते हैं। और ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो हमें कभी भी एक बिल्कुल ट्रू एंड फेयर चीज़ नहीं बताएगा, मतलब वो हमें ये सच नहीं बता सकता, वो कंपनी की कोई भी गलत चीज़ हमें नहीं बताएगा। तो इट मीन्स व्हाट कि जो ऑडिटर होता है ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, ही शुड हैव नो रिलेशन विद द कंपनी। सो अब यहाँ पर मिस्टर लूडो अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जो कि हमारे ऑडिटर ने एग्जामिन करें इंडिपेंडेंटली, तो उसको चेक करके बता दिया कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ ओवर प्राइस या अंडर प्राइस नहीं है। तो अब मिस्टर लूडो जो हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। ओके, सो यहाँ पर जो मिस्टर मोनोपोली ने XYZ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। अभी हमने ये समझा कि ऑडिटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसी चीज़ से कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं जिससे बाद में खुद ही डेफिनेशन बन जाएगी हमारी ऑडिटिंग की। द वेरी फर्स्ट कीवर्ड इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल information of entity to express opinion thereon। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम ये लिख सकते हैं कि ऑडिटिंग मीन्स। अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ी थी वो था क्या? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि जो हमारा एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को चेक करना, एग्जामिन करना, वो एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका उसमें कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मिस्टर लूडो ये चाहते हैं कि मिस्टर मोनोपोली जो हैं उनका XYZ कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी वो व्यू दें अपना, जो भी एक अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन दें, वो क्या हो? अनबायस्ड ओपिनियन हो, वो हो अनबायस्ड ओपिनियन हो। प्लस एक चीज़ और कि वो अगर रिलेशन में होंगे तो किसी ना किसी पर्सन से वो ज़रूर इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तभी तो भाई वो एग्ज़ामिनेशन हमारा इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन कहलाया जाएगा। एक चीज़ और कि अगर सपोज़ मिस्टर मोनोपोली ने XYZ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो क्या मिस्टर मोनोपोली इनके अंदर कोई भी कमी निकालेंगे?
भाई कमी कैसे निकालेंगे, XYZ कंपनी तो खुद ही उठ के कहेगी ना कि भाई मिस्टर मोनोपोली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप ही ने बनाए हैं, तो कमी कैसे निकाल रहे हो भैया। तो ये भी एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो एज अ ऑडिटर, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए होंगे, मतलब आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाए हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए कि पहले आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, भाई फिर आप निकल के उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑडिटर है उसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए होने चाहिए, तभी तो वो भाई अपना एक फेयर ओपिनियन देगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं यहाँ पर क्या कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। पर उससे पहले एक चीज़ कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ पे कही गई है भाई, ये चीज़ हमारे CA एक्ट 1949 में भी कही गई है। यही चीज़ आपकी कंपनीज एक्ट कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड, ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी कही गई है। साथ में ये चीज़ हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कहते हैं। वो स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑडिटिंग करते हैं वो हम इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर करते हैं। ओके, सो इन तीनों चीज़ों में ऑडिटर के इंडिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट बताई गई है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एक फेयर ओपिनियन नहीं दे सकता। उसके आगे दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो हम सबको पता है। इट बेसिकली मीन्स बैलेंस शीट, योर P&L अकाउंट, योर नोट्स टू अकाउंट्स एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अब तीसरी चीज़ यहाँ पर है एंटिटी। भाई एंटिटी का मतलब होता है कि एक वाइडर टर्म जिसके अंदर आपकी कंपनी भी आती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म भी आती है, आपकी लिस्टेड अनलिस्टेड सारी कंपनीज आती हैं, आपका HUF आता है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी आती है, आपकी कंपनी का कोई भी लीगल स्टेटस हो वो सारी कंपनीज आ जाती हैं, उसका कोई भी साइज़ हो, वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉट प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। तो मतलब कि एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी वाइडर टर्म जिसके अंदर सब आ जाता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, सोल प्रोप्राइटर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड वेदर इट इज़ प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, मतलब NGO है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो यहाँ पर हम एक वाइडर टर्म लिखते हैं एंटिटी। ओके, टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, ओपिनियन देयर ऑन मतलब किस पर ओपिनियन दिया जा रहा है, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनेशन जो कि इंडिपेंडेंटली कंडक्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो आपका ऑडिटर है उसका इस कंपनी से, जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, उसका उस कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं है, तभी तो वो एक फेयर ओपिनियन दे पाएगा, अपना एक ट्रू ओपिनियन, फेयर एंड ट्रू ओपिनियन दे पाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस बताए, वो क्या है, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आते हैं आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं आपके क्या, प्रॉफिट या लॉस, ये बताता है हमें। नोट्स टू अकाउंट्स हमारे बताते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, रूल्स सब क्या हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि भाई कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है। ओके, सो एंटिटी का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी मीन्स अ वाइडर टर्म irrespective of its legal status, its size, profit making or not। और ये सब क्यों हो रहा है, ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर हम मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ओपिनियन मतलब क्या कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी का। दूसरी चीज़, क्या वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं या नहीं है, नहीं। तो आइए चलिए इसी चीज़ को अब लोग हम अपनी बुक से पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं कि हमारी ये बुक क्या कहती है। सो दिस इज अ डेफिनेशन बाय ICAI। सो दिस इज अ डेफिनेशन बाय ICAI which says what? Audit is independent examination of financial
information of entity whether profit oriented or not, irrespective of its size और लीगल फॉर्म मतलब कि वो कंपनी हो सकती है, HUF भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी हो सकता है. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वाइडर टर्म एंटिटी. प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट मतलब NGO भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज कंपनी का बिग साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी भी हो सकती है. वेयर सच एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन, ये वाला एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ऑन मतलब किस पर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर. ओपिनियन किस पर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर. ओके, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन के कुछ एनालिसिस हैं. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म. मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, एंगेज इन बिजनेस. ऑडिट ऑफ NGO इज अ नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, यहाँ पर हम बेसिकली क्या चीज़ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, मतलब एंड जो चीज़ मांगी गई है वो क्या है कि भाई आपको बताना है अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. तो आपको क्या बताना है, अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. आइए यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव को इलैबोरेट करेगी. क्या है ऑब्जेक्टिव, कि भाई ऑडिटिंग करते टाइम आपका जो ऑडिटर है उसको क्या क्या चेक करना है, कि उसको अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देने के लिए कुछ चीज़ों को तो चेक करना पड़ेगा ना. तो वो क्या है, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की जो पोजीशन है उसको गलत नहीं बता रहे, मतलब किसी को भी मिसलीड नहीं कर रहे. जो है वही उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, वही बैलेंस शीट में है जो कंपनी अर्न कर रही है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के जितने एसेट्स हैं, जितने लाइबिलिटीज़ हैं, वही शो करे गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. मतलब कि किसी को भी मिसलीड नहीं किया जा रहा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही. तो इसके लिए वो कैसे चेक करेगा, कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, वो ये देखेगा कि भाई जो अकाउंट्स में डाला गया है वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही डाला गया है. अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक. अकाउंट्स मीन्स एंट्रीज, मतलब जो अकाउंट्स है वो एंट्री के अकॉर्डिंग ही बने गए हैं. जितनी भी एंट्रीज हैं वो सपोर्ट करी गई हैं बाय एविडेंस. जितनी भी एंट्रीज हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. ऑब्वियसली अगर एक कंपनी कह रही है कि भाई हमने सेल करी है, सपोज कर लो 10,000 की, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में एंट्री डाल दी, क्या भाई कैश में सेल हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. किसको करी है, कोई एक कंपनी है ABC कंपनी, उसको सेल करी है. भाई क्या प्रूफ है कि सेल करी है, कोई बिल दिखाओ, कुछ दिखाओ, कोई एविडेंस दिखाओ कि भाई सेल हुई है. तो अगर कंपनी बिल प्रोड्यूस करके दिखा देगी कि भाई दिस इज़ द बिल, इसके बेसिस पर आप देख सकते हो, ये भाई इनवॉइस है कि भाई हाँ इसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि हाँ भाई सेल हुई है 10,000 की, तो भाई क्या है, मतलब एविडेंस है. आप अपने आप कोई भी एंट्री बिना एविडेंस के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाल सकते. ये चीज़ हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं. आइए आगे, तीसरी चीज़ जो ऑडिटर को सेटिस्फाई करेगी ये देखने के लिए कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं है, कि कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए. जितनी भी एंट्रीज हैं सब की सब डली हुई हैं और कोई भी ओमिशन नहीं है. क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में कन्वे करी गई है वो क्लियर है, मतलब इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. मतलब जब अकाउंट्स बनाए गए तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया. तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है. वो चीज़ हमारी क्या है कि आपका एक होता है कंपनी का मैनेजमेंट और एक आपका है ऑडिटर. मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पर ऑडिटर का काम क्या है भाई, ऑडिटर का काम है एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट का काम है मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड
आपके ऑडिटर का काम है एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट को नॉलेज होनी चाहिए सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, पर एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी। क्यों? क्योंकि इसको उन्होंने चेक करना है। तो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ही मस्ट हैव knowledge of accounting standards, but he should know how to apply these standards on auditing. Okay, both of these standards on auditing and accounting standards are issued by ICAI. Okay, so let's go back. Now let's come on to the last point. Now the last point says the statement of accounts present true and fair picture of the operational results and other assets and liabilities। कि भाई जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू पिक्चर दिखाएं, क्या कंपनी के अंदर कितने एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो एंड में आपके प्रॉफिट और लॉसेस कितने आ रहे हैं, क्या आपका कैपिटल है, क्या आपका एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं दे शुड शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो भी बिजनेस में हो रहा है उनकी। ओके, सो इस वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग है जो आप 11th 12th ग्रेजुएशन हर साल पढ़ते आए हो, ठीक है, पर अकाउंटिंग ऑडिटिंग से कैसे डिफरेंट है, सबसे पहले हमें ये मीनिंग समझना पड़ेगा। आगे हम कोई भी और टॉपिक करेंगे उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो आइए सबसे पहले हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। बेसिस नंबर 1, सबसे पहले तो हम एक जनरल चीज़ करते हैं, वो है हमारी मीनिंग कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में मतलब क्या है। हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो स्टार्टिंग से ही पता है, 11th में हमें रटवाया गया था। क्या है? इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ओके, तो ये सब क्या है? सो अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing financial information। अब मैं आपको याद दिलवा दूं ये चीज़ कि रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में, क्लासीफाइंग हम करते हैं लेजर में, और समराइज हम किस में करते हैं? समराइज मतलब हम उस पूरी चीज़ को समराइज कर देते हैं किस फॉर्म में? बैलेंस शीट, पीएनएल, इन सब के फॉर्म में। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज करते हैं तो हम उसको अकाउंटिंग कहते हैं। पर ऑडिटिंग क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट चेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of entity to express opinion thereof। ये भी हम अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऑडिटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ओके, बेसिस 2 फंक्शन। अब अकाउंटिंग का फंक्शन है और आपके ऑडिटिंग का फंक्शन है, दोनों के बीच में एक छोटा सा फंक्शन है। अकाउंटिंग का फंक्शन है आपका रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, और पूरी एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इंफॉर्मेशन है, उसको पीएनएल और बैलेंस शीट की फॉर्म में यूजर्स के सामने, दुनिया के सामने रखना। तो ऑडिटिंग का काम क्या है? ऑडिटिंग का काम है उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना, क्या कि उसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, और अपना ओपिनियन उस पर एक्सप्रेस करना, चेक करना, एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? बाय whom। ये करता कौन है? ये कर सकता है एनी पर्सन, ये कर सकता है एनी पर्सन who is having sound knowledge
या आप कह सकते हो गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर ऑडिटिंग कौन कर सकता है? ये कर सकता है खाली हमारा सीए। ये कर सकता है हमारा सीए बाय सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस and is practicing in India। फोर्थ पॉइंट, अब तक हमने क्या करा? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हमने पहले किया मीनिंग, फिर हमने किया फंक्शन। मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको यूजर्स को प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके, समराइज करके, क्लासीफाई करके यूजर्स को देना। ऑडिटिंग का क्या मकसद है? उसका मतलब है उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग का आप कह सकते हो ना मतलब है बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। और इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो भाई सही तो हैं, चेक करना सही तो है। तो ये कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, और ये वो करेगा जो कि एक सीए है, इसके पास सीओपी है और जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, क्या किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है? इसके पास होनी चाहिए अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़। अरे भाई जाहिर सी बात है, जो आपके अकाउंट्स को बना रहा है, अगर उसके पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, अगर उसको ये ही नहीं पता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन सा फॉर्म है, क्या कंटेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, जर्नल को, लेजर को कैसे आपने शो करना है, कैसे आपने प्रोजेक्ट करना है, कैसे आपने क्लासीफाई करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं, पीएनएल में कौन से आइटम्स आते हैं, तब तक तो वो आपका समराइज़ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अकाउंटिंग वही कर सकता है जिसके पास अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ हो, और आपका ऑडिटिंग वो कर सकता है जिसके पास आपकी दोनों अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक्सपर्टीज हो। ओके, क्यों? क्योंकि एक ऑडिटिंग जो सीए करता है, जब तक उसके पास ये नॉलेज नहीं होगी कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते, तब तक वो अकाउंट्स को चेक कैसे करेगा? चेक तो तभी करेगा ना जब उसको नॉलेज हो कि अकाउंट्स बने कैसे हैं, और ऑडिटिंग करने की उसको ऑडिटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। सो ऑडिटिंग खाली वही कर सकता है जिसके पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों की नॉलेज हो। सो हमारा नेक्स्ट बेसिस है, बेसिस फॉर डिफरेंस है प्रिंसिपल। हम अकाउंटिंग करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर लगते हैं हमारे क्या? एएस। और ऑडिटिंग हम करते हैं एज पर एसेज। ये हमारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, नेक्स्ट इज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अकाउंटिंग केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। प्राइमरी प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वहीं पर ऑडिटिंग किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटिंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब यहाँ पर जब ऑडिटर चेक करने आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसका काम है सिर्फ चेक करना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इनकम्प्लीट हैं तो वो उनको बना कर नहीं देगा कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, मुझे एएस की नॉलेज में आपकी बना देता हूँ। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना, मतलब चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट, टाइम ऑफ occurrence. Accounting is done before auditing, and यहाँ पर auditing is done
आफ्टर अकाउंटिंग। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, पहले अकाउंटिंग होगी मतलब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, उसके बाद ही ऑडिटिंग होगी मतलब उसके बाद ही चेक होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, अकाउंटिंग, फिर है ऑडिटिंग। तो वैसे यहाँ पर टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, अकाउंटिंग इज डन बिफोर ऑडिटिंग और ऑडिटिंग इज डन आफ्टर अकाउंटिंग। ओके, सो ये थे हमारे कुछ बेसिक सी डिफरेंसेस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में, जो कि आपको अभी इनिशियली समझ में आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आगे काम आएंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स जो है एएस हैं और यहाँ पर है एसए। तो एक ऑडिटर को एसए की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ऑडिटिंग करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या हैं, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोविजंस क्या हैं, तभी वो ऑडिटिंग कर सकता है। वैसे ही एक ऑडिटर को एएस की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको अकाउंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो वो चेक कैसे करेगा? जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी उस चीज़ की जिसको वो चेक करने जा रहा है, तब तक तो वो उस चीज़ को चेक कर ही नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पर एक ऑडिटर को एएस की नॉलेज भी होनी चाहिए, एसए की नॉलेज भी होनी चाहिए। पर अकाउंटिंग के केस में मैनेजमेंट जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स को बनाने के लिए, उसको वहाँ पर सिर्फ एएस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। जो पेपर आता है वो आता है हमारा कुछ 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है, एक एमसीक्यू एंड दूसरा पार्ट होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव प्लस ट्रू एंड फॉल्स। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें कौन सी होती हैं? एक ये ट्रू एंड फॉल्स और एक ये एमसीक्यूज। अब आइए एक चीज देखते हैं कि ये एमसीक्यूज में किस तरीके से आता है। ये आते हैं आपके या तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, या फिर आपके आएंगे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एंड दूसरा 1 मार्क का 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों में से मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। 25 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको आ सकता है ये। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है। इसको तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, इसको तो हमने अपने हाथ में रखना है। कोशिश इसमें 50 या 60% लाने की नहीं करनी, इसमें हमें 100% कोशिश करनी है कि हमारा 100% आए, मतलब 30 में से 30। अरे इतना पढ़ने के बाद क्लास में पढ़े, घर में पढ़े, एमसीक्यू करे, टेस्ट करे, उसके बाद ऐसे कुछ 30 या 25 क्वेश्चन जिनके हमें 4 ऑप्शंस भी दिए हैं उनको भी हम सॉल्व ना कर पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम ये तो कर ही लेंगे और 100% हमें करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे हम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है। रीजन इसमें देना है, आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, साथ में रीजन देना है आपको। ये आपके पास कैसे होते हैं? 7 क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के, ठीक है। दिए क्या कितने होते हैं? 7 अटेम्प्ट आउट ऑफ 8 गिवन, मतलब चॉइस होती है, आप एक छोड़ सकते हो, 8 दिए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अटेम्प्ट 7 आउट ऑफ 8 गिवन, तो ये भी हम नहीं छोड़ेंगे। एमसीक्यू की तरह हमने इसकी भी प्रैक्टिस साथ में ही करी है। रीजन बीइंग क्या कि अगर हम एमसीक्यूज कर पा रहे हैं तो हम ट्रू फॉल्स को भी साथ में निकाल ही लेंगे। आप कहते हो, चाहते हो तो मैं ट्रू फॉल्स को भी आगे से टेस्ट में देना शुरू कर दूंगी। रीजन क्या है इसका? ये इसके अंदर के जो रीजन हमने लिखने होते हैं वो। तो अब जो हमारा आगे कमिंग टेस्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी हाई करेंगे, ताकि आप लोग सोचो, जैसे आपका लास्ट पेपर जो था ना वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमा हुआ पेपर था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे। पहले मैंने 3 टेस्ट आपको सिंपल इसलिए दिए, रीजन बीइंग कि अभी आप चैप्टर समझ रहे थे, सब्जेक्ट को समझ रहे थे। लास्ट पेपर थोड़ा ट्रिकी था, उसमें आपको क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी होगी। मुझे 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया था कि मैम पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी मीन्स कि सिंपल सा आप एकदम से देखकर उसका आंसर नहीं निकाल सकते, यू नीड टू रीड द सॉल्यूशंस, और एमसीक्यूज के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सॉल्यूशंस है उनको पढ़ने के बाद भी यू गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूज। तो थोड़ा ऐसे
प्लस अब जो टेस्ट आएगा उसमें मैं आपके ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे आता है एंड इसके बाद 14 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी हम कोशिश करेंगे 100% मतलब 14 मार्क्स के 14 मार्क्स लेने का। अब खुद सोचो बच्चों, 30 मार्क्स यहाँ पर प्लस 14 मार्क्स यहाँ पर, 44 मार्क्स हमारे अपने हाथ में है स्कोरिंग, जिनका आंसर मतलब 4 एमसीक्यूज जो हमें दिए हैं, सॉरी जो 4 हमें उसके एमसीक्यूज दिए हैं, जो भी हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ही आंसर है। तो थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ये 30 मार्क्स हमारी जेब में हो सकते हैं। और ये 14 अरे सिर्फ 7 क्वेश्चन जिनका ट्रू या फॉल्स में आंसर होगा विद रीजन, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो 44 मार्क्स मैक्सिमम 40 में मुझे बहुत कम लग रहा है, इसमें 42 इतने तो हमने इसमें स्कोर करने ही हैं। बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, इसमें आपको अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 होता है। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये होता है क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं कोई भी, और जो लास्ट वाला होता है ना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी होती है। मतलब कि इसके अंदर जो ए बी और सी पार्ट होंगे ना, उनमें से बी पार्ट में ही आपको चॉइस दी होगी कि आप इसमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें एक इंटरनल चॉइस भी होती है। तो ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं आपके, ये आपके किस तरीके से हो सकते हैं, 4 + 4 + 3 + 3, या फिर 6 + 6 + 2, या फिर आपका 4 + 6 + 2। हाँ नहीं, 4 + 6 + 4। तो ये हो सकते हैं कि मतलब आपको जो ये 4 क्वेश्चंस दिए जाएं वो इस हिसाब से, मतलब इनमें ए बी और सी पार्ट बंटे होते हैं। तो ए बी सी और डी 4 पार्ट में हर क्वेश्चन आपका बटा होगा। तो वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क के, 4 मार्क के, 3 3 के दिए होंगे। या फिर अगर सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन होंगे तो 6 6 2, देखो इन सबका टोटल 14 ही बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि इतने मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसलिए आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स इन सब के हिसाब से प्रिपेयर करना है। मतलब आपको 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ पेपर पैटर्न जो हमें ऑडिटिंग में हम फेस करेंगे। तो ये हमें अपने हाथ में रखना है और ये हमें अपने हाथ में रखना है। आप सब लोग प्रॉमिस करके जाओगे मुझसे कि 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओगे।